हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 9th का चैप्टर नंबर 1 पूरा कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है बहुपद, है नी दोस्तों। इसका हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो उनका आपको ओवरव्यू पता हो, उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको इंट्रोडक्शन को स्किप कर जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती है, वो इंट्रोडक्शन को स्किप ना करें। अगर वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो हो सकता है वो आने वाली एक्सरसाइज को उन्हें देखने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से ही सॉल्व कर लें। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के कराने से पहले भी क्वेश्चन को करके ले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। उनका क्या रीजन है, वो इंट्रोडक्शन को ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो आइए चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं, बहुपद। बहुपद क्या है, तो उससे पहले हम पद को जान लेते हैं। उससे पहले हम पद को जान लेते हैं कि पद क्या है। तो पद जो है चर और अचर, चर अचर से मिलके बना होता है। या उसमें चर होगा या अचर होगा, कुछ भी एक होना जरूर जरूर है। और पद क्या है, जैसे देखें, अगर मैंने ये लिख दिया एक्स, एक्स क्या है, एक पद होगा अपने आप में। मैंने लिख दिया टू, टू भी एक पद होगा अपने आप में। अगर लिखा है 3x तो ये भी एक पद होगा। बस ये जो है यहाँ पे ये संख्या गुणांक है, यहाँ जो है ये संख्या गुणांक है, संख्या गुणांक, नंबर कोएफिशिएंट। और ये जो है एक चर चर है। अब पद है, ये तो हो गई हमारी टर्म। और भी हो सकते हैं, 2x² भी अपने आप में एक पद होगा, 3x² भी अपने आप में एक पद होगा, 5x3 भी अपने आप में एक पद होगा। पद कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, एक पद ये हो सकते हैं। पद सिंगल हो सकता है, चर हो सकता है, अचर हो सकता है, चर अचर मिलकर भी बना हो सकता है। बच्चों, बहुपद किसे कहते हैं, इसको बहुपद किसको कहते हैं। देखो, बहु का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा से, एक से ज्यादा से, यानी कि पदों के मेल से बनता है क्या, बहुपद। या पदों की श्रृंखला से, है ना। पदों की जो श्रृंखला होती है, जो चेन होती है, वो क्या कहलाती है, पदों की श्रृंखला क्या कहलाती है हमारी, बहुपद कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने लिया, ये लिया मैंने 2x प्लस मैंने लिख दिया 4, है ना। देखो, बहुपद की पहचान कैसे होगी, एक पद लिखा होगा, उसके आगे बाद में प्लस माइनस कुछ भी एक लगा होगा, फिर कोई पद लिख रहा होगा, है ना। तो ये 2x+4, ये हाँ हो गए, ये हो गया एक बहुपद। अच्छा बच्चों, ये 4x+3x+2, ये भी क्या है, अपने आप में एक बहुपद है। देखो, एक पद ये है, फिर प्लस का चिन्ह आके एक पद ये, प्लस का चिन्ह आके एक बहुपद ये। और देख लेते हैं, देखो बच्चों, 4x² - 2, ये भी क्या है, अपने आप में एक बहुपद। एक पद इसमें ये है, एक पद ये है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बहुपद हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये बहुपद हो गए। अब प्यारे बच्चों, इन बहुपद का क्या क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। तो बहुपद का जो क्लासिफिकेशन है, वो दो आधारों पर करा जाता है। किस आधार पर बेटा, दो आधार पर। वो दो आधार कौन कौन से हैं, नंबर एक, नंबर एक है पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। किस पर प्यारे बच्चों, पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा प्यारे बच्चों किसके आधार पर, पदों जो उनके पद की जो घात है ना, घात के आधार पर। किसके आधार पर मेरे बच्चों, घात के आधार पर। तो अब हम पहले समझेंगे पदों की संख्या के आधार पर, फिर समझेंगे घात को समझेंगे, और घात के आधार पर बहुपद के प्रकारों को समझेंगे। इतना आप नोट करो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट लिखूंगा इसको रफ करके प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, बहुपद के हम प्रकार को देखते हैं। बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे पदों की संख्या। बेटा, पदों को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, कितनी टर्म्स है इसके अंदर। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। प्यारे बच्चों, इसको जो है पदों की संख्या के आधार पर हम तीन टाइप से हमें पढ़ना है। नंबर एक कौन कौन सा, देखो बेटा आपके सिलेबस में है ये, एक पदीय, एक पदीय बहुपद। और प्यारे बच्चों, दो पदीय या द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद।
एक पदी भी बोलते हैं, एक पदी भी बोल देते हैं, एक पदी बहुपद बोल देते हैं, एक पदी सिंपल एक पदी। और बेटा त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय पदीय बहुपद। प्यारे बच्चों, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद क्या है? देखो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे प्यारे बच्चों ये था 2x, 2x स्क्वायर, 3x3, 4x की 5, 4x की 4, ये सब जो है एक पद वाले बहुपद है। या बेटा सिंपल बात करें कि सिंपल हमने क्या ले लो, 2 ले लिया, x ले लिया, ये सब भी सब एक पद वाले बहुपद है। अच्छा बेटा, द्विपदीय कौन से होंगे? जैसे प्यारे बच्चों 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, है ना, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे करके ये जो होंगे ये होंगे द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद कैसे होंगे बेटा? द्विपदी बहुपद होंगे। वहीं बेटा तीन पदी की बात करें तो बेटा देखो, जैसे ये लिखा है मैंने, जैसे मैंने ये लिखा, ये कैसा है? ये त्रिपदी बहुपद है। ये कैसा है प्यारे बच्चों? ये त्रिपदी बहुपद है। ये कैसा है? त्रिपदी। देखो, एक पद है, दो पद और ये तीन पद। एक पद, दो पद, तीन पद। और बेटा ये ये कैसा है बेटा? ये त्रिपदीय बहुपद हमारे हैं। ये कैसे बहुपद है बेटा? ये हमारे त्रिपदी बहुपद है। तो ये बेटा पदों की संख्या के आधार पर थे। अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं किसकी? घात के आधार पर, और घात को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको जरा नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट बेटा। देखिए बच्चों, देखते हैं इसको अब घात और घात के आधार पर बहुपद। घात को समझ लेते हैं। घात और क्या? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। देखो प्यारे बच्चों, घात क्या होगी बहुपद की? बहुपद की घात क्या होगी? जैसे प्यारे बच्चों मैंने ये लिखा, ये 2x लिखा, तो यहाँ जो बहुपद है, एक पद है, इसकी घात क्या है? 1 है। क्या है बहुपद की घात? क्या है? घात क्या है यहाँ पर? 1 है ना प्यारे बच्चों। देखो अब मैंने ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ बहुपद की घात क्या है? कि सर इसकी घात 2, इसकी घात 1, तो घात हो गई 3 ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुपद की घात वह घात होगी जो चर की सबसे बड़ी घात होगी। तो यहाँ पर जो चर है x, यहाँ पर जो चर x है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी घात जो है 2 है। क्या है इसकी सबसे बड़ी घात? 2। तो इसमें जो चर की सबसे बड़ी घात 2 है, वो ही पूरे बहुपद की घात होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, और देख लेते हैं। ये क्या? इसमें क्या होगी सर? सर इसमें घात 3 होगी, इसमें घात 3 होगी। और प्यारे बच्चों, एस की घात 100 प्लस एस की घात 99 प्लस एस की घात 50, ऐसे करके। ये चलो 4 कोफिशिएंट भी लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा ये। सर इसकी घात क्या होगी? सर सबसे बड़ी घात 100 है। सर सबसे बड़ी घात 100, तो बहुपद की घात हो गई 100। बेटा कुछ भी ले लो, कितना ही बड़ा, यहाँ पे 1000 लिख लो प्लस 2x999 एंड दैट, कुछ भी लिख लो, यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ 4 डाल दो, ये लो। अब इसकी बहुपद की घात क्या है? सर बहुपद की घात 1000, बहुपद की घात 1000 है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे घात 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात सबसे बड़ी 1 थी, और यहाँ चर में सबसे बड़ी घात 100 थी, वो 1000 थी, इसलिए यहाँ पे 1000 आ गई। अब बात चली बेटा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो बेटा इसको समझते हैं। नंबर 1 होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है बेटा? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद बोलते चलो मेरे साथ सभी, रेखिक बहुपद, है ना। दूसरा क्या है बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा क्या है बेटा? त्रिघात, त्रिघात
बहुपद, ये है बेटा त्रिघात बहुपद। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम रेखिक बहुपद की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो होगी 1 होगी। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने ले लिया 2x प्लस 1, तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो ये जो है हमारा रेखिक बहुपद है। सर यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, ये भी एक रेखिक बहुपद बहुपद तो बना लो, उसको पद हो गया, ये भी सर रेखिक बहुपद है। कैसा है ये तो रेखिक बहुपद के उदाहरण कुछ हमारे ऐसे करके होंगे। द्विघात बहुपद की बात करें सर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसकी सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है, इसलिए सबसे बड़ी घात चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हमारा ये द्विघात बहुपद है। और प्यारे बच्चों ये यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद की, 2 है, इसलिए यह कहता है ये द्विघात बहुपद। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तब वो कैसा बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद। ये टर्म यहाँ ना भी लिखी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी टर्म केवल घात से मैटर करेगा, 2 टर्म हो घात 2 होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा त्रिघात बेटा सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 3, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। सबसे बड़ी घात 3 होगी, वहां जो बहुपद होगा वो होगा हमारा कौन सा बहुपद, वो होगा त्रिघात बहुपद। तो हमने घात को समझा कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होगी जिस भी चर की, वो बहुपद की घात होगी। फिर हमने पढ़ा बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, तो जहां बेटा घात सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो ये रेखिक बहुपद, यहाँ 2 है, तो यहाँ द्विघात बहुपद, यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद। इनको आप नोट करेंगे, फिर आगे भी इस चैप्टर में क्या इंपोर्टेंट है वो भी मैं ही कराता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या है। तो जैसे प्यारे बच्चों बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं बेमान, या देखो चर के बेमान जिन पर बहुपद 0 यानी कि शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है शून्यक कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक बहुपद है मेरे पास में, जैसे हमने ले लिया x प्लस 4 2x स्क्वायर, और ये जो है हमने लिख लिया माइनस का बेटा यहाँ लिख लेते हैं हम 8, यहाँ ले लिया हमने 8। तो बेटा बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे, वो बहुपद के शून्यक क्या होता है। जैसे प्यारे बच्चों सबसे पहले शून्यक भी निकालने आनी चाहिए हमें। तो देखो प्यारे बच्चों इसका हम शून्यक निकालते हैं, ये एक घाती है यानी रेखिक बहुपद, इसका शून्य निकालेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 4 को हम मान लो 0 के बराबर ले लेते हैं, और इसको हम ले जाते हैं इधर माइनस का 4। इसका अर्थ ये हुआ अगर हम इस बहुपद में x की जगह -4 रख दे तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों ये है x प्लस 4, यहाँ हम माइनस का 4 रखा है x की जगह, और ये है प्लस 4, जब ये कटे तब हमारा आ गया 0, यानी कि -4 पर ये जो बहुपद है वो शून्य हो जाता है, ये बहुपद शून्य हो जाता है। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -4 होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x प्लस 4 का शून्य क्या है इस समय, या शून्य -4 है, या ऐसे में लिख कैसे थे -4 x प्लस 4 का शून्य है। और प्यारे बच्चों देखिए अब प्यारे बच्चों ये तो रेखिक का, अब है द्विघाती का, द्विघात का देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर ऐसे ही रहा, 8 उधर जाएगा प्लस का, ये 2 4 जा 8 एंड x स्क्वायर, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो आएगा 4, और जब बेटा संख्या निकलती है तो वर्गमूल कैसे निकलती है, प्लस माइनस दोनों में निकलती है। इसका अर्थ ये हुआ
यहाँ पे जो s की वैल्यू है दोनों है, +2 भी है और -2 भी है। इसका अर्थ बेटा एक और भी है कि जितने भी आप द्विघाती बहुपद देखेंगे उनके शून्यक 2 आएंगे, एक रेखिक बहुपद के शून्यक 1 आएगा और त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होगा, उसके 3 आएंगे। उसके कितने बहुपद आएंगे प्यारे बच्चों, 3 बहुपद आएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिघाती के 3 बहुपद शून्यक आएंगे, द्विघाती के 2 बहुपद आएंगे और रेखिक के जो है एक बहुपद एक शून्यक आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये हमने मान लिया, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, 2x² - 8। अब यहाँ पे एक बार इसकी वैल्यू ले रहे हैं क्या, +2 लेने पर, जब x बराबर +2 रखने पर या लेने पर, जब x बराबर हमने +2 लिया है तब क्या होगा, यहाँ मैंने वैल्यू 2 रख दी, इसका स्क्वायर -8। आप सभी जानते हैं 2 टू जा 4 होगा, यानी 2 दूनी 4 होगा, तब यहाँ पे 4 दूनी 8, जब यहाँ 4 आएगा 4 दूनी 8 और ये -8 और ये कट कर क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी +2 पर 2x² - 8 शून्य हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर 2, यानी कि जो 2 है वो 2x² - 8 का क्या है, शून्यक है। साथ ही में बेटा अब मैं लूंगा -2, अब मैं रखूंगा x बराबर कितना, -2 रखने पर, -2। अब प्यारे बच्चों इसको देखते हैं, ये लिखा 2x² - 8, 2 ऐसे ही रहा, ये -2 का स्क्वायर -8। अब प्यारे बच्चों देखो ये -2 का स्क्वायर है, तो देखो -2 के स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, -2 इंटू -2 और 2 टू जा 4, 2 टू जा प्यारे बच्चों 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ रही है 4, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, यहाँ लिख लेते हैं प्लस की -8, 4 टू जा 8 -8, जब 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी ये भी क्या आ गया, 0। कहने का मतलब है +2 और -2 दोनों ही 2x² - 8 के क्या है, बहुपद है, वो सॉरी शून्य के। तो बेटा आप बहुत अच्छी समझ गए होंगे, शून्य बहुपद के शून्य क्या होंगे कि चर के वो वाली वैल्यूज होंगी, वो ऐसे मान होंगे चर के जिनको बहुपद में रखने पर शेषफल क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए। अब एक गुणनखंड प्रमेय है, चलो उसको भी सीख लेते हैं, इसको बेटा नोट करें एक बार। देखो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे गुणनखंड प्रमेय के बारे में, या शेषफल प्रमेय बहुत से लोग बोलते हैं, इसको हम समझेंगे। दोस्तों एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 8 डिवाइड बाई 4, ये हमारा पहला है, और दूसरा है हमारा 9 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 4। तो हम 8 को यहाँ लिखते थे और 4 को यहाँ लिखते थे, अब गुणा कर भाग करते थे, 2 दूनी 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 बार यहाँ गया और 8 यहाँ लिखा और यहाँ पे आ गया शून्य। ये हमारा शेषफल कहलाता है, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा भाजक है, जिससे भाग दी जाती है वो भाजक है, और जिसको हमसे भाग देते हैं वो कहलाता है हमारा भाज्य। और बेटा ये जो आता है जितनी बार जाता है ये आता है क्या हमारा, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, भाजक, भाज्य और शेषफल, और ये भागफल, ये क्या है, भागफल, क्या है ये, भागफल। प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये प्रमेय इसको प्रूव भी कर देगी, जैसे अगर भाज्य हमारा 8 है तो यहाँ 8 ये बराबर है नहीं, देखो भाज्य और भाजक की गुणा भाजक और भागफल की गुणा कराओ तो 4 दूनी 8 प्लस 0, तो ये प्रूव हो गया 8 बराबर 8 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे शून्य का क्या रोल है वो हम समझते हैं, शून्य आया, एक ये दशा देखते हैं, यहाँ पर ये है 9 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 9 9 कम 9, 9 दूनी तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बेटा 1 बचेगा, ये शेष है, ये भागफल है, ये भाजक है, ये जो है भाज्य है। तो देखो यहाँ 9 लिखना पड़ेगा और 4 दूनी 8 लिखा, नहीं आया तो प्लस का इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है और यहाँ शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो बेटा कहाँ क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसी दशा में क्या है, जहाँ शेषफल शून्य आ रहा है वहां लिख देंगे 4 जो है 8 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि जब हम 8 की फैक्टर करेंगे तो 4 उसका गुणनखंड निकल कर आएगा। वहीं बेटा 4 यहाँ शून्य नहीं आ रहा तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 4 जो है 4
9 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब बेटा ये जो चीजें हैं सिंपल नंबर्स में हमने देखी, यही चीजें हमें बहुपद में देखनी है। एक बार इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताना जरूरी था। अब हम इनको गुणनखंड में देखते हैं कैसे प्रूव होती हैं। आइए चलो गुणनखंड में देखेंगे। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखो बेटा इसको बहुपद के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। इसमें है ये पी एक्स है और ये जी एक्स है। हमें क्वेश्चन में पूरा पूछा गया है, बताइए बताइए क्या ये जो जी एक्स है इस पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जी एक्स की जो वैल्यू है ये वैल्यू है, ये पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। ये आपको अभी क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ आपका इंट्रोडक्शन नहीं समझ लेता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इसको बताने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये x प्लस 2 को हम 0 के बराबर है, यानी gx को हम 0 के बराबर ले लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं -2। इसकी वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमें बताना पड़ेगा ये इसका गुणनखंड है नहीं, क्या करेंगे। देखो अब ये जो वैल्यू है ना -2, वो यहाँ x की जगह -2 लगाइए। अब यहाँ -2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। तो प्यारे बच्चों देखेंगे 2 दूनी 4 आ गया, काय का प्लस का आएगा, और 2 दूनी 4 पर काय का आएगा माइनस का 4 आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। इससे सिद्ध ये होता है जब ये शेषफल फिर में से गुणनखंड फिर में से हम करेंगे, यानी जब गुणनखंड की वैल्यू उसके चर में रखी, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो इससे सिद्ध होता है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। यानी कि हम लिख देंगे जी एक्स जिसकी वैल्यू है हमारी एक्स प्लस 2, वो जी एक्स पी एक्स जिसकी वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x का गुणनखंड है, गुणनखंड या इसका शून्यक है। गुणनखंड भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, है ना। कुछ लोग शून्यक भी पूछते हैं, शून्यक भी है गुणनखंड भी है। अगर ये शून्य के बराबर नहीं आता तो इसका ये वो बहुपद नहीं हो पाता। जैसे कोई एग्जाम्पल रैंडम उठा के देख लेते हैं, पी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर -2 और -2x प्लस 3 हम ले लेते हैं। जी एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, जी एक्स की वैल्यू ले ली थी हमने x प्लस 1। क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं, इसको हमें बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब इसको यहाँ हम पुट करके देखेंगे। जब हमने पुट करा है -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3। अब प्यारे बच्चों 3 ही कम 3 ये प्लस का आ जाएगा, क्योंकि 3 ही कम 3 एक ही कम एक प्लस का आएगा, तो 3 ही कम 3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के हुए 2 प्लस 3, ये हमारा कितना आ गया, ये हो गया 8, जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो अगर ये जो शेषफल है शून्य के बराबर ना है, शेषफल फिर में गुणनखंड फिर में ही कहती है जब गुणनखंड का मान चर का मान रखने पर जो गुणनखंड की वैल्यू शून्य के बराबर ना आए, तो उस स्थिति में जी एस बी एस का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ यहाँ हमारा यहाँ जो है हमारा ये जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों मिल गए थे आपस में, ठीक से कर दिया। ये जो था ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंपल जो जी एक्स है हमारा, जिसकी वैल्यू भी आगे लिख सकते हो जी एक्स, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं या शून्यक नहीं है ना, शून्यक भी बोलते हैं इसको। तो हमें क्या पता लगा कि अगर चर के मान रखने पर ये शून्य होता है शेषफल विनिमय में, तो हम बताएंगे गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। ये बेटा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आप समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 2.1 में। उम्मीद है आप इसको रिवाइज करेंगे, और बेटा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और बेटा इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।